और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष वक़ार रसूल वानी ने गुलाम नबी आज़ाद पर हमला किया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक़ार रसूल वानी ने कहा कि पुरस्कार और मोदी जी के आंसू देखकर आज़ाद सब कुछ भूल गए। पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया, लेकिन बदले में वो पार्टी को ही छोड़ गए। इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों में वो खोया हुआ जो इक़्तिदार है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये खोया हुआ इक़्तिदार, जो इक़्तिदार तुमको कांग्रेस पार्टी ने दिया, जहां आप एमएलए बनने की भी नहीं सोच सकते थे, वही आपको लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी, हर चीज आपको कांग्रेस ने दी। और थोड़ी देर नहीं बल्कि 50 साल। आज एक छोटा सा अवार्ड और मोदी जी के मगरमच्छ के आंसू आपके सामने आ गए, और आपने 40 साल 50 साल जो कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया, जो इंदिरा जी ने, जो संजय गांधी ने, जो राजीव जी ने, जो हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने आपको इज्जत दी, सम्मान दिया, कद दिया, पोस्टें दी, इक़्तिदार दिया, वो सारा कुछ आपको मोदी जी के 2 आंसुओं में भूल गया। मुझे बेहद अफसोस से ये कहना पड़ता है, हम सबको बानहाल से लेके पार्डर तक, छात्रों तक, कश्तवाड़ तक, घोड़ा बदरवा बलेसा तक सबको एक होने की जरूरत है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि देश के महत्वपूर्ण चिन्हों और संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की पहचान है। वक़ार रसूल वानी के बयान से पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। देश के महत्वपूर्ण चिन्हों और संस्थाओं का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बार बार परिवार को सबसे ऊपर रखती है और देश का बार बार अपमान करती है। एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज उन्होंने पद्मा अवार्ड्स का भी अपमान किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के मुखिया जम्मू कश्मीर के कहते हैं कि पद्मा अवार्ड छोटा मोटा सा अवार्ड होता है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत की सेना पर भी सवाल उठाए, भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए विदेशी मंच पर जाकर। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान करने का प्रयास किया है। पूर्व में उन्होंने किस प्रकार से जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र फूल है, जिसको G20 का लोगो बनाया गया, उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। जो भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, जो भी हमारे राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज कांग्रेस पार्टी क्योंकि एक व्यक्ति का विरोध करती है, उस विरोध में चलते चलते इन चिन्हों का, राष्ट्र के इन संस्थाओं का भी विरोध करने पर उतर आई है। जिस प्रकार से अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुखिया ने, हो सकता है उनके गुलाम नबी आजाद साहब से कोई मतभेद हो और वो उनको कह सकते हैं अपनी बात, परंतु उस प्रक्रिया में जिस प्रकार से उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड्स का एक तरीके से अपमान किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस मोह भंग की स्थिति में है, इसीलिए उसके नेता तेज तर्रार हैं। वक़ार रसूल वानी का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वक़ार रसूल ने पद्म पुरस्कार और इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले सभी प्रतिनिधि व्यक्तित्व का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार रसूल जेके पीसीसी हेड जम्मू कश्मीर, और उनकी तरफ से जो पद्म अवार्ड, जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसकी इंसल्ट करना कैसे देखते हैं बीजेपी? देखिए, कांग्रेस के जो भी नेता हैं उनकी जबान किस प्रकार से चलती है अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और थोड़े दिन पहले खड़गे ने प्रधानमंत्री जी को किस प्रकार से बोला था, इसी प्रकार से देश के सर्वोच्च जो 3रे नंबर पे वो हमारा एक सम्मान है, उसके बारे में इस तरह का कहना कि गुलाम नबी आज़ाद ने छोटा सा सम्मान लेने के लिए वो कर दिया, ये सभी उन लोगों का निरादर है जिनको ये आज तक ये सम्मान मिला है। तो दूसरी बात, कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है। खड़गे साहब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उल्टा बोलते हैं। इसी प्रकार से
उसने प्रधानमंत्री के बारे में जो शब्द कहे हैं कि इस प्रकार के घड़ियाली आंसू बहाना, ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन में और अपनी जबान पे संयम रखना चाहिए और सभी देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक ऐसे पुरस्कार का तिरस्कार किया है इन्होंने जिसका कि एक उन लोगों को दिया जाता है जो डिफरेंट फील्ड्स में अच्छे काम करने में सक्षम रहे हों। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने कहा, फ्रस्ट्रेशन में है, इससे उकसावा उन अवार्ड वापसी गैंग को भी मिलता है इस तरह के बयानों से? स्वाभाविक बात है, ये एक मिशन के तहत, एक साजिश के तहत ये सब चीज़ें चलती है और देश में जो एक गरिमा है उसको गिराने का प्रयास किया जाता है। डीएपी ने रणदीप भंडारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वकार रसूलवानी की शिकायत की है। उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार का अपमान करने पर कार्रवाई करने की मांग की है। वकार रसूलवानी जो देश का हाईएस्ट थर्ड सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण अवार्ड, उसको एक छोटा सा अवार्ड कहते हैं। वकार रसूल साहब पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक साइड, लेकिन देश सर्वोपरि और सर्वप्रथम होता है हर किसी इंसान के लिए जो इस देश में रहता है। लेकिन आप ये सब चीजें भूल गए और आपने 1954 से लेके अभी तक जिन जिन लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, आपने उन सब लोगों को ये डिसरेस्पेक्ट की है। वकार रसूलवानी साहब को चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, इन सब के लिए मांगी है, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को डिसरेस्पेक्ट की जिनने 1944 से लेके अभी तक ये अवार्ड लिया है। मेरी सरकार से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मांग रहेगी कि वकार रसूलवानी के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि इन फ्यूचर कोई जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इसकी डिसरेस्पेक्ट ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी उत्तरी कश्मीर के सोपोर में वडूरा परिसर के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग प्रोफेसर द्वारा एक छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुवार को एक छात्रा ने यहां छेड़छाड़ की शिकायत की थी। इस मामले की जांच की जा रही है। छात्रों ने धरना देते हुए आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हाँ, कल 4:30 बजे मुझे फ़ोन पे मैसेज आया था स्टूडेंट का, तो हमने इंक्वायरी कमेटी बिठाई आज और इंक्वायरी हमने लड़की को भी बुलाया था, उसके पेरेंट्स भी आए थे और हमने उसमें इंक्वायरी की है। तो लड़की का ये है कि वो उनके साथ एक टीचर ने बिहेव किया है और मैं वही उसका इंक्वायरी रिपोर्ट बना के हम वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब के पास डाल दिया है। इन द मीन टाइम जो उनकी असाइनमेंट्स हैं वो हमने टीचर की जो असाइनमेंट्स हैं उससे उनको रिमूव किया हुआ है, जो मतलब जिस कोर्स थे, और उनकी सैलरी विदहेल्ड हुई है। और अभी बाकी इंक्वायरी चल रही है। इस टाइम रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं और हम इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। मतलब ये तो है, अगर ऐसा हुआ है ये तो ठीक नहीं है और हम इसको एनकरेज नहीं करते हैं। और एक और बेहद अहम खबर, कश्मीर में एसआईए की कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। श्रीनगर में 2 जगहों पर छापेमारी हो रही है। कुपवाड़ा में 7 जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। उधर बांडीपुरा आलूसा में छापेमारी खत्म हो गई है। ये छापेमारी आतंकी फंडिंग मामले में हो रही है। मुश्ताक अहमद के घर से बैंक खाता विवरण, कुछ नकदी और मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि कश्मीर में एसआईए की कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। श्रीनगर में 2 जगहों पर ये छापेमारी हुई है। कुपवाड़ा में 7 मुकामात पर ये छापेमारी की गई है। इसी तरह से बांडीपुरा से भी खबर है, जहां आलूसा में छापेमारी की गई, ये खत्म हो गई है। क्या कुछ इसमें और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। तमाम तर जो मुकामात हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है, लगातार हम आपको हमारे तमाम नुमाइंदों के ज़रिए वहाँ के हालात आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही यहाँ पर ये छापेमारी जारी है। सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो हैं वो भी वहाँ पर हैं। साथ ही साथ एसआईए की जो ये अहम कार्रवाई है, कहीं ना कहीं इसके तार जो हैं वो जुड़ते भी नज़र आ रहे हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक तमाम तर चीज़ों पर हमारी नज़र जो है वो बनी हुई। फिलहाल यही खबर है कि कई मुकामात पर एसआईए की ये छापेमारी सुबह से की गई है। कई मुकामात पर ये ख़त्म हो चुकी है। कई
मुकामात पर ये जारी भी है। आतंकी फंडिंग मामले में ये छापेमारी जो है ये की जा रही है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनते हैं कि संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं। किया था तो एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और कर्नाटक के दिग्गज नेता बीएस उग्रप्पा जी ने मोदी जी को भस्मासुर कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी भस्मासुर हैं और पूरे हिंदुस्तान को और बच्चों के भविष्य को, वो भारतवर्ष को भस्म करने में लगे हुए हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने में, उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं और एक असुर हैं, भस्मासुर है। आप सोचिए किस प्रकार का भाषा है ये। भस्मासुर, अपने प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना। बंधुगण, आज अखबार में एक बहुत ही सुखद खबर है। G20 चल रहा है और G20 के पूरे इस प्रकरण के आगे में ही यूएस के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन साहब ने कहा है कि मैं अपने दोस्त मोदी के साथ खड़ा हूं और G20 में जो भी समर्थन हमारा रहेगा हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। एक तरफ पूरा विश्व, द होल ग्लोब स्टैंड्स विथ नरेंद्र मोदी, एक तरफ पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है और किस प्रकार से हम अपने प्रधानमंत्री को लेकर आगे बढ़ें, इस पर पूरा विश्व आज चिंतन कर रहा है। मगर उसी समय कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। रावण खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद के बहुत निकट के पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के, और याद होगा आपको ये सांसद वो हैं जिन्होंने गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना माइक ऑन रख लिया था, बीएस उग्रप्पा साहब ने, और उसमें कांग्रेस के सारे काले कारनामे मीडिया के सामने उजागर हो गए थे। गलती से पीसी से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो बोल रहे थे कि ये डीके शिव कुमार तो 100 करोड़ रुपए ले गया है, मगर फलाना फलाना ये तो कमीशन खाता है। ये सारी चीजें उनकी खुद के पीसी में रिकॉर्ड हो चुकी। तो ये वो बीएस उग्रप्पा जी हैं जिन्होंने अब मोदी जी को भस्मासुर कहा है। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर हैं। मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है। अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे। तो संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ वो कह रहे हैं, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages,
26 states, 1200 plus reporters, 60. और ब्रेक के बाद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, कश्मीर में एसआईए की कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। श्रीनगर में 2 मुकामात पर हुई है, कुपवाड़ा में 7, साथ ही साथ बांडीपुरा में भी छापेमारी हुई थी जो कि खत्म हो चुकी है। ये छापेमारी आतंकी फंडिंग मामले में हो रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कुपवाड़ा से हमारे साथी याहिया सुल्तान। याहिया, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है, डिटेल्स? जी हिना, मैं आपको बताता चलूं कि आज सवेरे से ही जो है एसआईटी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो मिलिटेंसी मामलात को लेकर, मिलिटेंसी मामलात से जुड़े मामलात, आज उन पर जो है कड़ी निगाह और कई जगहों पर छापामारी। और कुपवाड़ा जिले में अभी तक जो है 7 जगहों पर छापामारी जारी है और इस वक्त भी इन इलाकों में जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। जो अफरादी खाना है उनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ कुपवाड़ा के जो है 6 जगहों पर और हंदवाड़ा के हांगा इलाके में भी, वहां पर भी इस वक्त छापामारी कार्रवाई है। यानी कि 7 टीमें जो हैं, जो एसआईटी की 7 टीमें सुबह तड़के से जो है कुपवाड़ा पहुंची और 7 जगहों पर इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। और कुछ चीजें जो है उन्होंने जब्त की है जो अभी तक इतलात मिली है, जिनमें मोबाइल फोन्स है या कुछ घर में कुछ कैश वगैरह जिन लोगों के पास पकड़ा गया है, नकदी, उसको लेकर जो है इस वक्त वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। और जराये से जो मालूम हुआ, जराये से ये मालूम हुआ कि मिलिटेंसी को बढ़ावा देने या टेरर फंडिंग के हवाले से जो फंड यहां पर जमा किया जाता है ताकि एक बार जो फिर जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की जो कोशिशें हैं उस पर एसआईटी की कड़ी निगाह रखी जा रही है। और जहां से भी इस तरह के जो ही उन्हें खबर मिल पाती है तो इस लेवल से वो फौरी तौर पर उन इलाकों में छापामारी कर रहे हैं। एक और बात यह भी है कि कुछ लोग जिनके घरों पे आज छापामारी हुई है उनमें वो साबिक जंगजू हैं या किसी भी वक्त जो है मनशियात और दीगर चीजों से जुड़े हैं, उस हवाले से भी जो है लगातार इस वक्त तहकीकात जारी है। और अभी भी एसआई की टीमें जो है मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हैं और ये कार्रवाई जो है वो अंजाम दे रहे हैं। अभी मैंने कुछ इलाकों से जो है विजुअल्स भी हासिल किए हैं जहां पर मैं खुद भी गया, वहां पर हमने देखा कि एसआईटी की टीमें और जम्मू कश्मीर के पुलिस जो है वो उनका साथ दे रही है। यानी कि पूरे इन चीजों पर जो है कड़ी निगाह रखी जा रही है। और हम ये कहेंगे कि जो पहले से ही हमने कहा कि जिन लोगों के तार जो हैं जो उस पार यानी पाकिस्तान से जुड़े हैं या किसी भी वक्त उन्होंने फंड रेजिंग में हिस्सा लिया है या मनशा से जुड़े मामलात हैं, उस हवाले से इस वक्त इन घर वालों को जो है पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल याहिया, और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो पहले जो कार्रवाइयां की गई थी उसमें जो तफ्तीश निकलकर सामने आई है, उसके बाद आज की ये कार्रवाई जो है ये भी काफी मायने रखती है और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। यही अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कदगन लगाने की कोशिश है, लगातार यही कोशिश है कि अब जिस तरह से ये तमाम तर कार्रवाइयां की जा रही हैं कहीं ना कहीं उनको रोका जाए, उसी में ये आज की कार्रवाई बेहद अहम कड़ी के तौर पर देखी जा रही है। जी है ना, मैं आपको ये बता सकती हूँ, एक अहम बात भी है कि इससे पहले भी कुछ जगहों पर जो जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की गई है, जमात इस्लामी की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की गई है या किसी जगह पर जो है इस तरह की मिलिटेंसी कार्रवाई में वो शामिल जो या उसको बढ़ावा देने की कोशिश है उनको नाकाम बनाने की कोशिश। यानी कि जो मैंने पहले भी कहा कि 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर जो मिलिटेंसी अब हम कहेंगे कि दम तोड़ रही है और ये कोशिशें की जा रही हैं कि दोबारा मिलिटेंसी को जन्म न मिले, दोबारा से यहाँ के लोग पाकिस्तान से अपने तार जुड़े न रखें, उनका कला कमा हो। यानी कि जिस इलाके में जो शख्स जो है जिनके तार जुड़े हैं जमात इस्लामी के जो उस टेरर फंडिंग से या उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं उसका खात्मा किया जा रहा है, उनको जो है उन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है ताकि एक बार फिर जो है मिलिटेंसी का बढ़ावा न हो, लोग मिलिटेंसी से न जुड़ें। उस हवाले से इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है क्योंकि जिस तरह हमने आज देखा कि लगातार उन इलाकों में जो है छापामारी कार्रवाई जारी है, जिन इलाकों के तार, जिन लोगों के तार जो उस पार या उनके रिश्तेदार बैठे हैं या मिलिटेंसी से उससे पहले कभी उन्होंने फंड जमा किया है, उस हवाले से जो है निगाह रखी जा रही है
ताकि मिलिटेंसी को न बढ़ावा मिले और न मंशियात या टेरर फंडिंग से जो भी लोग जुड़े हैं उनसे बाहर रखा जाए, ताकि एक बार फिर कश्मीर में जो है जिस तरह हम कह रहे हैं कि अमन बहाल हो और लोग पुरअमन तरीके से काम करें, मिलिटेंसी से किसी का राबिता न हो। उस हवाले से जो है एसआई की टीमें जो है इस वक्त पूरे कश्मीर में है, जो आपने पहले भी कहा कि 12 इलाकों में इस वक्त वो बैक वक्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल याहिया, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी राजकीय मध्य विद्यालय बागो रामपुरा में सड़े चिनार के पेड़ ने भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये घटना बीती रात की है। इस क्षेत्र में कई सूखे चिनार हैं जो कि खतरा बने हुए हैं। लोगों का कहना यही है कि ऐसे सभी चिन्हित चिनार को प्रशासन के संज्ञान में लाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने संबंधित अधिकारियों एवं प्रशासन से अपील की है कि ऐसे सभी पुराने सड़े चिनार को काट दिया जाए। पाइप लीक शेरान, मगर वो ऑल ओवर ऑलरेडी बोन सारे स्कूल पे हक लटि स्कूल डिपार्टमेंटन खास कर प्राइवेट गए समझ यह बोन कर शार्ट कर तेल दिवान इजाजत ये कह डैमेज गतान करान थोड़ा अत पे पत्मे लटि यमो यह आर्डर तो बोन कर शार्ट तराशी, मगर अगर 2 वरी गई 2 वरियन आर्डर। और कुछ अहम खबरें अब हिमाचल से भी हैं। चुनाव परिणाम से ठीक पहले बीजेपी कल एक बड़ी बैठक करने जा रही है। ये बैठक धर्मशाला में होना है, जहां परिणाम आने के बाद की स्थितियों को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सभी 68 विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशी भी हिस्सा लेंगे और अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को देंगे। बता दें कि ऐसी एक बैठक बीजेपी परवाणु में कर चुकी है, लेकिन परिणाम से ठीक पहले अब बैठक धर्मशाला में होने वाली है। बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी इस बार कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नतीजों के बाद निर्दलीय ही किंग मेकर हो सकते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने 7 बागियों सहित दूसरे निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अभी से साधना शुरू कर दिया है, ताकि जो जीते वो सरकार बनाने में उसके साथ खड़े रहें। सात बागियों को साधने में जुटी कांग्रेस। बागियों से संपर्क में जुटे बड़े नेता। कम सीटें आने पर काम आएंगे बागी। हिमाचल के दंगल में बीजेपी के 17 और कांग्रेस के 7 यानी कुल 24 बागियों ने चुनाव लड़ा है। इनमें से अगर 10 भी जीत जाते हैं और कांग्रेस बीजेपी दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो सत्ता की चाबी बागियों के हाथ में आ जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस नतीजों से पहले ही अपने 7 बागियों को अपने साथ लाने में जुट गई है। विश्वास है कि हमारी जो है वो 2/3 की बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मगर अगर तब भी कुछ 19-20 का अगर फर्क रह जाए तो उसके लिए भी हम पूरे तरीके से तैयार है। जो हमारे आज़ाद प्रत्याशी है उनके साथ भी लगातार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके साथ भी वार्तालाप कर रहा है। जो बागी प्रत्याशी है उनके साथ भी वार्तालाप हुआ है, और वैसे तो हमारी पूर्ण सरकार बनेगी, मगर अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनके सहारे से भी हम सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके। अब कांग्रेस के उन 7 बागियों को जान लीजिए जो निर्दलीय चुनाव लड़े। चौपाल सीट से डॉक्टर सुभाष मंगलेट, ठियोग सीट से विजय पाल खाची, अर्की सीट से राजेंद्र ठाकुर, पच्छाद सीट से गंगूराम मुसाफिर, आनी सीट से परसराम, जयसिंहपुर से सुशील और सुलह सीट से जगजीवन पाल। कांग्रेस नतीजों से पहले ही बागियों को इसलिए सेट कर लेना चाहती है क्योंकि रिजल्ट बाद उसे जीतने वाले निर्दलीयों की खरीद बिक्री का डर है। से और राज्यों में ये प्रचलन हमको देखने को मिल रहा है, उसके मुतलक ये हो सकता है कि इस तरीके की यहाँ पे खरीद फोक्त हो। भाजपा इस तरीके के हथकंडे अपनाती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, हो सकता है उसके दबाव से वो कुछ ना कुछ करने का कोशिश करे।
कांग्रेस की तरह ही बीजेपी भी अपने बागियों पर भी नजर बनाए हुए है और कांग्रेस की कवायद को बेकार की नूरा कुश्ती बता रही है। उधर नतीजों से पहले अपनी पूंछ बढ़ने से बागियों के भाव भी बढ़ने लगे हैं, मगर असल कीमत तो नतीजों बाद ही तय हो पाएगी। न्यूज 18 शिमला के लिए रणवीर सिंह की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जामवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस जिस तरह से बयानबाजी कर रही है उससे लगता है कि वो पहले ही हार मान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ पुनः अपनी सरकार बनाने जा रही है। जैसे 8 तारीख को नतीजे आएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मेजॉरिटी प्राप्त हुई है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ये जो कह रही है अपने बागियों से बात कर ली है, इसका स्पष्ट मत है कि कांग्रेस को अब अंदेशा हो गया है कि उनको मैंडेट नहीं मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। और उधमपुर से इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें। संगूर चौक पर एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक वाहन ने एक मां और बेटी को टक्कर मारी और जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक मां की मौत हो गई है, बेटी घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताएं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा पेश आया है। तो अहम खबर उधमपुर से, जहां संगूर चौक पर एक सड़क हादसा पेश आया। एक वाहन ने एक मां बेटी को टक्कर मार दी जिसमें मां की मौत की खबर है, बेटी घायल है जिसे करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा पेश आया। तो आपको बता दें कि अहम खबर उधमपुर से है, जहां संगूर चौक पर एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक वाहन ने एक मां बेटी को टक्कर मार दी जिसमें मां की मौके पर मौत हो गई, बेटी घायल है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा जो है ये पेश आया। तो बेहद दुखद ये घटना है, किस तरह से ये घटना घटी इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल ये खबर संगूर चौक पर सड़क हादसे के ताल्लुक से जिसमें मौके पर ही मां की मौत हो गई। और सबसे अहम इस वक्त की खबर, गुलाम नबी आज़ाद की प्रतिक्रिया, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है छोटे लोग छोटी बात। तो जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वक़ार रसूल वानी ने जो बयान दिया है अब उस पर रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं और ख़ुद गुलाम नबी आज़ाद का रद्द-ए-अमल ये रिएक्शन है, छोटे लोग छोटी बात। इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। उनका ये भी कहना है कि छोटे लोग ऐसे ही छोटी बात करते हैं। तो बेहद अहम इस वक्त की खबर, गुलाम नबी आज़ाद ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। वक़ार रसूल वानी ने जो बयान दिया था उस पर उनका ये रिएक्शन सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है छोटे लोग छोटी बात, छोटे लोग छोटी बात ही करेंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।